बेटा क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट पी वेक्टर विच मेक्स थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया है जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। When subjected to an electric field E1 EI cap, it experiences a torque। बच्चे जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड EI कैप है मीन्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तब इस पर एक टॉर्क लगता है टाउ1 एंड टाउ1 गिवन है टाउ इंटू के कैप। ठीक है, तो इतना पहले एनालाइज कर लें क्या है, टाउ1 की वैल्यू निकाल लें। तो पी वेक्टर बेटा होगा क्या, पी वेक्टर होगा इस p का कॉस x कंपोनेंट होगा p कॉस थीटा और इस p का y कंपोनेंट होगा p साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हो p कॉस थीटा i कैप प्लस p साइन थीटा j कैप। ठीक है, तो ये p वेक्टर आ गया। आप जानते हैं टाउ1 जो इस पर लग रहा है उसकी वैल्यू p क्रॉस E1 होगी, p कॉस थीटा i कैप प्लस p साइन थीटा j कैप क्रॉस E1 वेक्टर की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दीजिए E वेक्टर इंटू आई कैप। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो टाउ1 यहाँ से आ जाएगा पी ई कॉस थीटा आई क्रॉस आई तो ज़ीरो होगा, आई क्रॉस आई ज़ीरो प्लस पी ई साइन थीटा और ये होगा जे क्रॉस आई। देखिए आई जे के आई एरो के डायरेक्शन में किन्हीं भी दो का क्रॉस बचे हुए के बराबर होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। एरो के अपोजिट डायरेक्शन में किन्हीं भी दो का क्रॉस माइनस बचे हुए के बराबर होता है, जैसे जे क्रॉस आई क्या माइनस के। तो टाउ1 बच्चे यहाँ से आ जाएगा पी ई साइन थीटा और ये है माइनस का के कैप। ठीक है ना, तो टाउ1 तो इतना आ गया। ठीक, टाउ1 क्वेश्चन में गिवन भी है, टाउ1 कितना टाउ इंटू के कैप, तो टाउ इंटू के कैप माइनस पी ई साइन थीटा। चलिए इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगा दे √3 E1 आई कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम E2 लगा दें √3 E1 जे कैप, ठीक है ना, तो √3 E1 जे कैप इफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो √3 E1 जे कैप तो √3 E1 की वैल्यू कितनी है यानी मैग्नीट्यूड E जे कैप। तो जो टॉर्क लगता है वो बच्चे टाउ2 लगता है, तो टाउ2 इस केस में क्या होगा P क्रॉस E2। बहुत ही आसान है, बस क्रॉस लेना है आपको। P की वैल्यू P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप। ये हमने P की वैल्यू यहाँ से डाल दी है। क्रॉस E2 की वैल्यू √3 E जे कैप। चलो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो पी ई कॉस थीटा आई क्रॉस जे, इसमें जे क्रॉस जे आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो टाउ2 इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाउ2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाउ1। ठीक है ना, टाउ2 बेटा कितना पी ई कॉस थीटा, ये √3 भी तो आएगा मल्टीप्लाई जब करोगे, तो √3 पी ई कॉस थीटा इंटू के कैप, यही तो टाउ2 इज इक्वल टू माइनस टाउ1 कितना आया है माइनस पी ई साइन थीटा के कैप, तो माइनस पी ई साइन थीटा के कैप। ठीक है ना, तो √3 पी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा पी ई साइन थीटा, पी भी हटा दीजिए तो √3 कॉस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से tan थीटा आ रहा है आपसे √3 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ठीक क्वेश्चन था, बट केवल इसमें क्रॉस ही लेना था और कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी ठीक है। आज इस वीडियो के सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q एंड सेपरेशन D। तो बच्चे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पर -Q चार्ज, इस पर +Q चार्ज एंड सेपरेशन D है, दोनों का मास m है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। रख दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया गया है। ठीक है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा गया है। आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट मालूम होगी, ये -Q, ये +Q, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है ना, अगर E और P का डायरेक्शन एक ही रहता है, यानी जिधर E की तरफ, जिधर E है उसी तरफ अगर P हो, तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में P और E होता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा है। फिर कह रहा है अगर इसको जरा सा रोटेट कर दें, बहुत ही छोटा एंगल थीटा। ठीक है, तो जब रोटेट कर दोगे तो इस पर फोर्स QE इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये डायपोल पर एक टॉर्क एक्ट करेगा जो इसको फिर से वैसे ही लाने की कोशिश करेगा जहाँ पर ये पहले से था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछ रहा है। मतलब क्या है, अगर इसको यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, आपने ज़रा सा रोटेट किया, तो जो इन फोर्सेस की वजह से नहीं, जो टॉर्क लगेगा वो इसको फिर से ऐसे लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे आएगा भी। इसको रोटेट करके छोड़ेंगे तो तुरंत टॉर्क लगेगा, वो इसको ऐसे लाने की कोशिश करेगा। इधर जब ये आएगा तो मेन पोजीशन पर आके रुकेगा नहीं बेटा, इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा, थोड़ा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, और फिर से टॉर्क की वजह से ऐसे जाएगा, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, हकीकत तो ये SHM करेगा बेटा, नहीं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब पूछा जा सकता है। खैर, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा इस पर? रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू -PE साइन थीटा। माइनस साइन इसलिए लिखा है क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा -PE साइन थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का PE अपॉन I साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है थीटा इज वेरी स्मॉल। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल होगा। तो अल्फा बच्चे क्या आ जाएगा? -PE अपॉन I थीटा। ठीक है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू PE अपॉन I माइनस थीटा, यानी अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसका मतलब ये एंगुलर SHM करेगा, कोणीय सरल आवर्त गति, एंगुलर SHM करेगा। रही बात टाइम पीरियड की, तो 2 पाई रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन, तो T इज इक्वल टू 2 पाई। चलो, थीटा अपॉन अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? I अपॉन PE। ठीक है ना, तो यहाँ से ओमेगा आपसे पूछ रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2n पाई। एक एक लाइन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T। T की वैल्यू क्या? 2 पाई, और ये PE ऊपर चला जाएगा, I नीचे रह जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट PE। P की जगह बच्चे लिख सकते हो कोई एक चार्ज इंटू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस।
ठीक है ना। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, मास m है, ये डिस्टेंस d/2, इस डिस्टेंस को d/2। तो आई क्या होगा जब इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इस मास की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई क्या होगा, m(r²), पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी क्या होगा m(r²), इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा md²/2। अगर आप सॉल्व कर ले तो देन ये आ जाएगा md² और ये 2 ऊपर चला जाएगा, dd कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा 2qE/md। देखते हैं किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। ये बेटा ए ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। देखिए नेक्स्ट वाला तो और भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है बच्चे, टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। इस पर तो प्लस सिग्मा गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर माइनस सिग्मा, इस पर माइनस चार्ज ये गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पर प्लस चार्ज गिवन है, शीट है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है ना, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी से, ठीक है ना। देख लीजिए ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका डिस्कशन सुनिएगा। इससे कई तरह के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और इन्होंने केवल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को दिखाया है। पहली बात तो बच्चे, कहीं भी किसी भी रीजन में, जैसे ये हो ये या ये, कहीं भी आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकालने की कोशिश करिए। पहले ई नेट निकालिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है हमने, तो यहाँ ई किसके किसके कारण होगा, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट ले लें तो ई इस सीट के कारण भी होगा और इस सीट के कारण भी होगा। नहीं, आपको मालूम है इस सीट पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे, सिग्मा अपॉन 2ε0। एक्चुअली सिग्मा, इसको आप सिग्मा 1 कह लो और इसको कह लो सिग्मा 2, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 अपॉन 2ε0। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी की तरफ होगी। अब सिग्मा 1 ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव वाली इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका एरो बड़ा दिखाया हमने, इसका एरो छोटा दिखाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा सिग्मा 2/2ε0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप इन दोनों का वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम मीन्स पैरेललोग्राम आप बना लें, ठीक है। ये वाला, ये जो है वो ई नेट है, ई नेट, ठीक है ना। तो ये है ई नेट। अच्छा, ई नेट आएगा क्या, इतना है सिग्मा 1/2ε0, ये भी तो सिग्मा 1/2ε0 होगा, ये सिग्मा 1/2ε0, तो ये भी सिग्मा 1/2ε0, ये इतना। अगर इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, तो सीधे से ई आ जाएगा, ई नेट कितना, सिग्मा 1/2ε0 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2/2ε0 का होल स्क्वायर। तो ई नेट आ जाएगा 1/2ε0 रूट सिग्मा 1² प्लस सिग्मा 2², ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे बन सकता था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ज़रा ध्यान से देखिए आप, अगर इस एंगल को आप थीटा कह लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ, ई नेट जो एंगल बना रही है, तो tan थीटा क्या होगा, ये अपॉन
ये अपॉन ये कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। ये भी एक ऑब्जेक्टिव को जन्म दे रहा है भाई, ई नेट का वर्टिकल से एंगल। अच्छा आप सोचिए, ये थीटा की वैल्यू जो है इस केस में आपको साफ साफ 45 डिग्री से ज़्यादा दिख रही है। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये दोनों एरोज क्या होते, बराबर लेंथ के होते, तो थीटा कितना होता, 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये ई नेट हम यहाँ ना निकालते, यहाँ निकालते तो यहाँ पर भी तो सेम सिचुएशन थी। ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आवे सीट से दूर। ये नेगेटिव है तो इसी सीट की तरफ कितना, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं सारी वैल्यू सेम आ रही हैं, ई नेट यही तो होती नहीं, और वो ई नेट की वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये सब क्या आता, सेम आता। यानी इस रीजन में या इस रीजन या किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहीं निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब क्या रहता है, सेम। ठीक है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो नेट वैल्यू है, जिसको कि हमने इसमें ई से रिप्रेजेंट किया है, वो बच्चे यूनिफॉर्म है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम, डायरेक्शन भी हर जगह सेम। ठीक है ना। अब बच्चे हम दिखाते हैं इनके ऑप्शन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता था जो कि इन्होंने बनाया है। ठीक है, इधर तो माइनस सिग्मा और इधर प्लस सिग्मा, ये 1 और इसको 2। नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इन्होंने इस तरह से दिखाया, मैं एक दिखा रहा हूँ, इन्होंने तो कई सारी दिखाई हैं, एक ही से आप देख लीजिए, समझ लीजिए सही है गलत है। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर ई नेट के डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पर ई नेट का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर ई नेट का डायरेक्शन इधर है, यहीं से ये गलत हो गई। ठीक है ना, क्यों, डिस्कशन ये कहता है इस रीजन में या इस किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। ये देखिए डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस गलत हो गई। दूसरा भी सी ऑप्शन भी गलत है, तो ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन लगातार ई नेट का चेंज हो रहा है, जबकि डिस्कशन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ई नेट क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हैं। अब बच्चे बी और डी ये हाँ थोड़े से ठीक हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक में थोड़ी सी गड़बड़ी करी गई है। देखिए इधर है सिग्मा 1 नेगेटिव, इधर है सिग्मा 2 पॉजिटिव। ठीक है ना, और ये कुछ इस तरह से दिखाई गई है, आप थोड़ा सा समझिए। यस, ये बी ऑप्शन में दिखाई गई है, साथ साथ आप एक और देख लीजिए, सिग्मा 1 नेगेटिव और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये सिग्मा 2 नेगेटिव। इसमें देखिए ई कैसे दिखाई गई है, कुछ इस तरह से, ऐसे। अब देखिए अभी हम डायरेक्शन बताते हैं, इस तरह से दिखाई गई है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जरा सा हिस्सा हम समझाने की कोशिश करेंगे, इतने से ही आप समझ जाएं कौन सा सही कौन सा गलत। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बच्चे हमेशा ई नेट के डायरेक्शन को बताती है। खैर इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है जैसा कि आ भी रही है। ज़रा ये हॉरिजॉन्टल से एंगल देखिए आप, यहाँ पर क्या है, दोनों साइड बराबर दिखाई गई है, यानी ये 45 डिग्री का है। यहाँ पर ये साइड बड़ी, ये साइड छोटी, तो ये साइड बड़ी, ये साइड छोटी, यानी जो ये एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है।
ठीक है। अब देखिए, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मैग्नीट्यूड सेम होते, ठीक है, तो ये और ये वैल्यू सेम होती, ठीक है, तो एंगल 45 डिग्री आ जाता, तो ये सही होता क्योंकि ये 45 आपको दिख रहा है। नहीं, यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों साइड सेम नहीं होंगी। नहीं, दोनों साइड सेम नहीं है, इसलिए यही सही है, ठीक है। यहाँ दोनों साइड सेम दिखाई गई हैं, इसलिए ये गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन बच्चे जो है वो डी पार्ट है, जिसमें एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी दिखाई गई है। ये बड़ी छोटी साइड इसलिए क्योंकि बच्चे यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। बढ़िया ऑब्जेक्टिव था, एक ही ऑब्जेक्टिव से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, इसके फॉर्मूले याद रखिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है, टोटल चार्ज क्यू, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। मैं इसी में दिखा दूँ, देख लीजिए, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है। थोड़ा सा समझाएंगे भी रिजल्ट को, तो वो भी समझ लो, आगे यूज़ आएगा। सेंटर O और इसकी रेडियस R, चार्ज क्यों है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। तो तुम यार सब लोग जानते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ/3ε0 इंटू R। किसी भी पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ये r वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। इसी को अगर रो के टर्म में न लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r³ इंटू r। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। तो अंदर ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, कि अगर इस स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखनी है तो ये फॉर्मूला होता है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। और अगर बच्चे बाहर किसी पॉइंट पर लिखनी है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट एक है A, तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो जब बाहर पॉइंट हो नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, इसके सारे चार्ज को सेंटर पर आप एक पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर लें और फिर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके सारे चार्ज को, बाहर पॉइंट है तब ये लगाएं, सारे चार्ज को सेंटर पर आपने मान लिया, ठीक है, और ए पॉइंट फिर सेंटर पर सारा चार्ज है तो ए पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो पॉइंट चार्ज वाले कारण तुमको मालूम ही है, Q/r²। तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। यानी अंदर, अगर पॉइंट अंदर है तो जैसे से सेंटर से उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर पॉइंट सरफेस के बाहर है तो जैसे से सेंटर से उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। नहीं, तो यहाँ पर सही इसको इस नोटेशन फॉर्म में भी लिख दें, हो सकता है ये भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाए। क्या, E के दो फॉर्मूले, 1/4πε0 Q/r³ इंटू r, ये तो सेम है 3ε0r, और एक है 1/4πε0 Q/r²। ये बेटा कब, जब पॉइंट अंदर है, ये कब, जब पॉइंट बाहर है। ज़रा ध्यान दीजिए कैसे, यानी स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा है, ये कब, जब स्मॉल r कैपिटल R से कम है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सीख लीजिए। रही बात ग्राफ की, नहीं, ग्राफ ज़रा ध्यान दीजिए, इधर डिस्टेंस r ले ले सेंटर से, और इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लॉट कर दें, ये थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है मेरा।
तो जैसे आप यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हो स्फेयर के अंदर ही रहोगे, और स्फेयर के अंदर रहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और बाहर चले गए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और ज़रा क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को, इस एंगल को पता लगाने की कोशिश करिएगा कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, 43, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। 43 वाला तो हो जाएगा ऐसे ही, देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा क्वेश्चन है भाई, ज़रा कायदे से समझना इसको। अब 3-4 क्वेश्चन लगातार ठीक ठाक है। सॉलिड स्फीयर कैपिटल आर रेडियस का, सॉलिड स्फीयर कैपिटल आर रेडियस का, इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये बच्चे चार्ज है एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस बार यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ज़रा देखिए कैसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। कितनी है अभी मैं लिख रहा हूँ। सेंटर ओ, सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ओ से स्मॉल, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सीट आपको चाहिए तो लिंक पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओ से आर डिस्टेंस पर जो रो गिवन है वो है Q/πr⁴ इंटू स्मॉल आर, ठीक है। जैसे सेंटर से आप आगे बढ़ेंगे, स्मॉल आर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है a point capital P inside the sphere at a distance of r1 from the center of sphere। ओ कह रहा है सेंटर से r1 डिस्टेंस पर, इसके अंदर सेंटर से r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर E का फॉर्मूला बताइए क्या आएगा। ठीक है, आराम से। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। एक गॉसियन सरफेस आप ले लेंगे ऐसे, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा ये पता लगा लीजिए, बात ख़त्म होगी। तो इस ब्लू वाले जो हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ब्लू वाले के अंदर चार्ज बच्चे मान लो कितना है, Q इनक्लोज है। नहीं तो अब तुमको एक और फॉर्मूला बताते हैं, बढ़िया टेक्निक, कि कोई भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो, कोई भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो, तो वहाँ पर सरफेस के किसी पॉइंट पर E का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लिया करो। Q इनक्लोज अपॉन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज वाला है नहीं, लेकिन ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए आप यूज़ करें। कैसे यूज़ करें? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इनक्लोज अपॉन r1²। ये Q इनक्लोज क्या है? उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो मुझे सिर्फ अब चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए क्या करें, यहाँ से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक बच्चे आप ले लो शेल। तो पढ़ा हुआ है ये आपका r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक शेल, ये कई बार हम कर चुके हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस बच्चे dr है, ये वाली इसकी मोटाई dr है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, मान लीजिए वॉल्यूम इसका dv है, इसमें चार्ज dq है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आएगा dv = 4πr² dr, ठीक है ना। एंड देन रो क्या, dq अपॉन dv। तो यहाँ से
डी क्यू बेटा क्या आ जाएगा, रो डी वी। तो डी क्यू इज इक्वल टू सेंटर से आर डिस्टेंस पर, रो तो ये है क्या, क्यू अपॉन पाई आर की पावर 4 स्मॉल आर, डी वी क्या 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 अपॉन आर की पावर 4 क्यू अपॉन आर की पावर 4 और ये आर क्यूब डी आर। ठीक है ना। अब बच्चे अगर आप नीले वाले के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये निकालना है, यानी क्यू इनक्लोज निकालना है, तो डी क्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से सेंटर से लेकर नीले वाले तक। नीले वाले में अगर आपको याद हो तो इस डिस्टेंस को हमने R1 कहा था, यानी 0 से R1 तक। ठीक है। अब ये जो भी है क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू 4Q अपॉन आर की पावर 4, ये आएगा R1 की पावर 4 अपॉन 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्यू इनक्लोज आ जाएगा क्यू अपॉन आर की पावर 4 इंटू R1 की पावर 4। अब देखो इसमें वैल्यू डाल दो, सही ऑप्शन तक तुरंत आप पहुँच जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर क्यू इनक्लोज क्यू अपॉन आर की पावर 4 R1 की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा और सही ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे और सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव था। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है 45, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। 47 देखिए, इस असाइनमेंट का सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, डायग्राम बना लेते हैं। ये बना हुआ है क्वेश्चन में, इसका सेंटर ये है, सेंटर से जाता हुआ एक स्फीयर इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस r/2 है। इस डायमीटर को मिलाया गया है। मैं वही बना रहा हूँ जो क्वेश्चन में बना है। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B। कह रहा है क्वेश्चन में अच्छा ठीक है, ये पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड था। ये पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज था, जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज था, लेकिन उसमें से कैविटी निकाल दी गई है जिसको हम छोड़ रहे हैं। इसमें से कैविटी निकाल दी गई है, ठीक है। पूरा चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज था और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया है और ये यूनिफॉर्म है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका कंसेप्ट कई चैप्टर के काम में आता है। रोटेशनल में काम में आएगा, ग्रेविटेशनल में काम में आएगा, सेंटर ऑफ मास में काम में आएगा। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कह रहा है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बी, और इनके मैग्नीट्यूड रेशियो का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये कैसे, ऐसा आप इमेजिन कैसे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको कैसे हैंडल करेंगे। मान लीजिए पूरा प्लस सिग्मा है, ठीक है, पूरे में प्लस चार्ज है, पूरे में था, पूरे में प्लस चार्ज था। अब किसी ने माइनस वाला इसमें रख दिया, माइनस रो वाला, तो इतनी दूर का चार्ज गायब नहीं। यानी ये जो कैविटी है इसमें आप प्लस रो और माइनस रो दोनों मान लो,
पूरे में प्लस रो है यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है प्लस रो, और दूसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है माइनस रो, तो इसका मतलब नेट चार्ज इसमें नहीं है। ठीक है, मानने से फ़ायदा क्या होगा, प्लस रो माइनस रो दोनों इसलिए माना क्योंकि नेट चार्ज तो इसमें जीरो है, कैविटी है, लेकिन मानने से फ़ायदा क्या होगा, हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो आराम से लिख सकते होंगे। जैसे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम बहुत कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले के कारण भी होगी और छोटे वाले के कारण भी होगी। ठीक है, बड़ा प्लस अब कंसीडर कर लो, इधर तो प्लस सिग्मा है, ये भी प्लस कंसीडर कर लो, तो पूरा ठीक है ना। तो बड़े वाले के तो सेंटर पर, ए पॉइंट बड़े वाले के अंदर है ना, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो सेंटर से डिस्टेंस तो ये सेंटर पर ही है, सेंटर से डिस्टेंस जीरो, तो बड़े वाले के कारण क्या जीरो आ जाएगी। छोटे वाले के कारण इस पॉजिटिव को तो आप बड़े के साथ ले चुके हो ना, तो अब नेगेटिव वाला बचा, तो इस नेगेटिव के सरफेस पर है, तो बच्चे क्या आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की, r/2। ठीक, हालांकि अंदर का फॉर्मूला है लेकिन इसको सरफेस और अंदर दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो r अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया इतना आराम से। ई बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े वाले के तो सरफेस पर है, तो बड़े वाले के कारण रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर से डिस्टेंस इस बार क्या है r, यही तो बड़े वाले में पॉजिटिव चार्ज भरा है, तो यहाँ पर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी। ठीक है, अब बड़ा वाला पूरा ले लिया है, प्लस माइनस मानने से फ़ायदा क्या है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज वाला पूरा हो गया और माइनस वाला एक स्फीयर और रखा है, तो बड़ा वाला पूरा। ठीक है, यहाँ तो अब माइनस वाला बचा, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगी, तो ई नेट के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले के कारण ये सरफेस पे था। अच्छा, ये पॉइंट छोटे के क्या है, छोटे के तो बाहर है, छोटा तो यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज वाला, छोटे के बाहर, छोटे बाहर जब लिखना हो तो इसके सारे चार्ज को इसके सेंटर पर मान लें, और इसका नेगेटिव चार्ज वाला मान लो क्यों है फिलहाल, तो सेंटर पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारे चार्ज को सेंटर पर मान लें, अपॉन यहाँ से डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, तो ये रेडियस r है, ये r/2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी r + r/2 यानी 3r/2। कितना ज़्यादा आसान है, 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे क्यू निकाल लें, तो क्यू क्या होगा बताओ, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, रो, और इस छोटे का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस r/2 है होल क्यूब। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई रो r³ अपॉन 8 × 3। चलो रहने दो, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्यों आ गया, यहाँ 24 लिख दो। ठीक है, 4 पाई रो r³ अपॉन ये 8, हाँ ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ डाल दें तो ए बी आ जाएगा। चलिए फिगर साफ़ कर देते हैं, डायग्राम साफ़ करते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा था जब कभी कैविटी आए तो उसमें प्लस वाला कंसीडर करने से ये फ़ायदा है कि आपका बड़ा वाला स्फीयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो कैविटी थी इसलिए आपको माइनस भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, ई बी क्या आ गया, ए बी आएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9r² अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू डाल दो, 4 पाई रो r³ अपॉन 24। ठीक है, तो 4 पाई और 4 पाई तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये 6, तो ए बी बेटा कितना आया, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जरा कागज सॉल्व करिएगा, r² कैंसिल हो जाएगा तो रो r, और ये 54
एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/18, तो ये रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया 17/18। ठीक है ना बेटा, ये ई बी आ गया। अब क्वेश्चन में तो रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो निकाल लेते हैं, ई ए अपॉन ई बी। आसान था, कंसेप्ट थोड़ा सा इसको अप्लाई करिए, 2-4 क्वेश्चन और होते कैविटी वाले तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती। ठीक है, ये रो आर इंटू 17 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 18। चलो, तो रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 18 अपॉन रो आर इंटू 17। देखो क्या बचा, रो आर तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 6 3 9/17 आ रहा है। अगर आप ढूंढें क्वेश्चन में तो मिल जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट